के बारे में पढ़ना शुरू किया था हमने और भूगोल को लेकर देखा कि उसकी भूगर्भिक संरचना, अवस्थिति, विस्तार, कृषि, नदियां इत्यादि संबंधी टॉपिक हमने स्टडी कर लिए थे। लेकिन कल के लेक्चर में आपका जो हमने उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ा वो कंप्लीट नहीं हुआ था और हमने कहा था इसका पार्ट 2 के अंतर्गत हम यहाँ पे बाकी जो टॉपिक आपके शेष रह जाते हैं उसको कवर करेंगे। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि यहाँ पे से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि नहरों के द्वारा सिंचाई, कौन सी प्रमुख नहरें हैं यूपी में, किन किन जिलों में सिंचाई हो रही है, सिंचाई का कौन से साधन जो होते हैं आपके प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ नहरों के माध्यम से ही नलकूप, तालाब, कुओं के माध्यम से भी सिंचाई होती है। तो सिंचाई से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उनको देखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कहाँ पर हैं, थर्मल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों के संबंधित यहाँ पे टॉपिक का स्टडी करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर स्टडी करेंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ फैक्ट रह जाते हैं जैसे कि सीमा बनाने वाली कौन सी नदियां हैं उनके बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील और साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पशुपालन, दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश की खनिज संसाधन जिसमें आपके प्रमुख रूप से कौन से खनिज संसाधन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी हैं, किन किन जिलों में इनकी विशेषता है। साथ ही यहाँ पे जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और एट द लास्ट अंतिम जो टॉपिक है इसमें उत्तर प्रदेश के जो परिवहन संचार व्यवस्था है जिसमें सड़क, जल, वायु, रेल मार्ग परिवहन के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक तरीके से आपका ज्योग्राफी का जो भी शेष पार्ट रह गया था वो आज के इस टॉपिक में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप सभी यहाँ पर ध्यान से टॉपिक को सुनिएगा क्योंकि जो भी प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से आएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड वो आपको पहला और ये वाला वीडियो मिलाकर अगर आप देख लेते हैं तो आपके मोस्टली सारे यहाँ पर 100% जो कह सकते हैं कवर अप हो जाएगा। इसके बाद बाकी के अन्य टॉपिक्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की सिंचाई से संबंधित क्या है। तो वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश के शुद्ध जो बुआई क्षेत्र की शुद्ध सिंचित क्षेत्र का करीब 88.65% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत है, अर्थात कि जितना बोया गया उस बुआई का 88.65% सिंचाई युक्त वहां पे भूमि अर्थात सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत हम उसे रखते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है 143.3 लाख हेक्टेयर आंका गया है। नवीनतम जो उपलब्ध हमारे पास आंकड़े हैं, जो लेटेस्ट जो डेटा है वो 2018-19 का है और 2018-19 का जो डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश में सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग करके यहाँ पे 297 लाख हेक्टेयर है और 2018-19 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित जो कुल क्षेत्रफल रहा है वो 3,83,138.47 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि देश में जो नलकूपों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है उन नलकूपों को अर्थात पूरे भारत में नलकूपों के माध्यम से जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो सिंचाई आपको उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। ध्यान रखिएगा, नलकूपों के माध्यम से भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश के राज्य में है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश का करीब 15.2% भूभाग नहरों के द्वारा, 74.9% भूभाग नलकूपों के द्वारा, 8.7% जो क्षेत्र है वो कुओं के द्वारा, 0.5% भूभाग तालाबों, झीलों और पोखरों के माध्यम से तथा 0.7% भूभाग जो होता है अन्य स्रोतों के माध्यम से सिंचित होता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक किस माध्यम से, किस स्रोत से सिंचाई की जाती है, और दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे बनता है इनका सही क्रम में लगाने को लेकर अवरोही आरोही क्रम में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा देखिए नलकूप के माध्यम से सिंचाई हो रही है और उसके बाद यहाँ पर आपकी नहर है और नहरों के बाद आपके कुओं के माध्यम से हैं। तो टॉप 3 यहाँ पर इनको ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, गोंडा, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर, आजमगढ़, हरदोई, सीतापुर जिलों में नलकूपों के माध्यम से सबसे ज्यादा अर्थात ये जो पूरा एरिया है आपका नलकूपों के माध्यम से इस एरिया में आपको सिंचाई सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देखी जाती है।
जिसमें से जो प्रमुख जिले हैं जो कुओं के माध्यम से सिंचाई करते हैं उनमें गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़ और मऊ। ये जिले हैं जहां पर आप कुओं के माध्यम से ज्यादा सिंचाई देखते हैं अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा या अन्य स्रोतों की अपेक्षा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वो अपने भूमिगत जल का प्रयोग करता है सिंचाई के लिए, सबसे ज्यादा भूमिगत जल का प्रयोग करता है सिंचाई के लिए। 2019 तक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत करीब 75,063 किलोमीटर की लंबे नहरें बनाई जा चुकी हैं और सर्वाधिक नहरें जो होती हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हैं। अब नहरों को लेकर जो प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, कई सारे जो इंपॉर्टेंट नहरें हैं जो प्रमुख रूप से अगर हम देखें, जैसे कि पूर्वी यमुना नहर हो गया आपको, इसके अलावा आगरा नहर हो गई, ऊपरी गंगा नहर हो गई, निचली गंगा नहर हो गई, शारदा नहर हो गई। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड प्रश्न कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन नहरों की क्या इंपॉर्टेंस है, कब बनी है, किन क्षेत्रों की सिंचाई करती हैं, एरिया कौन सा कवर कितना कवर अप करती हैं, ये सारा कुछ। सबसे पहले इसमें देखते हैं पूर्वी यमुना नहर के बारे में। देखिए यहाँ पे यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यमुनानगर हरियाणा से ये नहर निकलती है, ठीक है। और पूर्वी यमुना नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, ध्यान रखिएगा। ये मुगल काल में निर्मित, अर्थात एक तरीके से देखा जाए जो अली मर्दान खां थे शाहजहां के शासन काल में, उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और एट द लास्ट अगर देखें तो मोहम्मद शाह के समय में 1719 से 1748 के दौरान इस नहर का जो होता है निर्माण किया जाता है। उसके बाद ब्रिटिश काल में 1830 में इस नहर का पुनरुद्धार किया जाता है और इसका संचालन प्रारंभ किया जाता है। पूर्वी यमुना नहर की जो मुख्य नहर है उसकी जो लंबाई है टोटल करीब 197 किलोमीटर है और निरंतर जलापूर्ति के लिए यहां पर आपको हथनी कुंड बैराज के माध्यम से पानी भी प्रोवाइड कराया जाता है। सिंचित जो जिले हैं पूर्वी यमुना नहर का प्रयोग, अर्थात पानी का जो प्रयोग किया जाता है किन किन जिलों की सिंचाई के लिए, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के जिलों में कृषि से संबंधित जो सिंचाई यहां पर होती है वो आपको पूर्वी यमुना नहर का प्रयोग या कह सकते हैं पूर्वी यमुना नहर की पानी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं आगरा नहर। आगरा नहर जो है ये यमुना नदी के दाहिने तट से ओखला में इसका उद्गम होता है। 1874 में इसे प्रारंभ किया गया और आगरा नहर तंत्र की जो टोटल लंबाई वो करीब 1874 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम मुख्य नहर की लंबाई की बात करते हैं, आगरा नहर की जो मुख्य नहर है वो सिर्फ 160 किलोमीटर लंबी है। आगरा नहर के माध्यम से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, यहां पर यूपी के ये 3 जिले यहां पर सिंचित होते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा का फरीदाबाद और राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों की यहां पर जो सिंचाई होती है वो इसी आगरा नहर के माध्यम से होती है। तीसरी नहर है इसमें ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर जो है इसका उद्गम स्थल आपका हरिद्वार उत्तराखंड में है। इस नहर तंत्र की जो कुल लंबाई है वो करीब 6,496 किलोमीटर है, जबकि मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 298 किलोमीटर की है। सिंचित जो जिले हैं ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से यूपी के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, आगरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों की यहां पर सिंचाई की जाती है। परियोजना के जनक कौन थे, तो पी नाम ध्यान रखिएगा। पर इस परियोजना ऊपरी गंगा नहर परियोजना के जो जनक हैं वो हैं पीटी कॉटली। कौन? पीटी कॉटली। और इसका संचालन प्रारंभ किया गया 8 अप्रैल 1854 को। ऊपरी गंगा नहर के बाद अगली इसमें है निचली गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से जिन जिलों की सिंचाई नहीं हो पा रही थी उन क्षेत्रों की सिंचाई के लिए यहाँ पे निचली गंगा नहर का यहाँ पर विकास किया जाता है और इसका उद्गम जो है नरौरा बुलंदशहर में है। इस नहर तंत्र की जो लंबाई है करीब 8,278 किलोमीटर है और इसका प्रारंभ जो होता है 1878 में किया गया। निचली गंगा नहर के माध्यम से अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों में यहां पर कृषि क्षेत्रों के सिंचाई यहां पर की जाती है। इसी तरीके से शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लंबी नहर, सर्वाधिक पुरानी कौन सी है, इस तरीके के यहां पे प्रश्न बनते हैं। तो सर्वाधिक यहां पर देखिएगा जो शारदा नहर है वो सर्वाधिक यहां पे लंबी नहर है यूपी की। और देखा जाए तो इसमें खटीमा जल विद्युत स्टेशन भी है जो कि उत्तराखंड में निर्मित है। और
इसका उद्गम जो है बनवासा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और जो यूपी का बॉर्डर है, यूपी नेपाल का जो उत्तराखंड नेपाल का बॉर्डर है बनवासा, वहां पर इसको बनाया गया है। यहां पर देखा जाए जो जलापूर्ति यहां से प्रारंभ होती है इस नहर से, 1928 में इस नहर को ओपन किया गया, या इसके माध्यम से जलापूर्ति प्रारंभ की गई। टोटल लंबाई, जो शारदा नहर की टोटल लंबाई है वो 9,961.3 किलोमीटर लंबी यह नहर है। इसके माध्यम से जो सिंचित एरिया है उसमें यूपी के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों की यहां पर सिंचाई की जाती है। शारदा की कुछ सहायक परियोजनाओं को भी प्रारंभ किया गया, जिसमें से घाघरा नदी के जल का उपयोग करते हुए 1968-69 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और 1974 में शारदा सहायक परियोजना को पूरा किया गया। इसके माध्यम से लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, मऊ, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया जिलों की यहां पर सिंचाई शारदा सहायक परियोजना के माध्यम से किया जाता है। तो ये 6 मुख्य नहरें हैं, जो बड़ी नहरें हैं यूपी में। ये 6 मुख्य बड़ी नहरें हैं और काफी सारे जिलों की यहां पर सिंचाई जो होती है इन पर डिपेंड करती है। तो यहां पर नाम ध्यान रखिएगा, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर और शारदा सहायक परियोजना। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो यूपी में कई सारी छोटी छोटी नहरें भी यहां पर विकसित की गई हैं और उसके माध्यम से भी यहां पर सिंचाई यहां की जाती है। तो देखते हैं कौन कौन सी अन्य नहरें इसके अंतर्गत आती हैं। एक नहर है जिसका नाम है आपका बेतवा नहर। बेतवा नहर जो है 1885-86 में, 1885 में निर्मित किया गया, 86 में यहां पर ओपन किया जाने लगा है और झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों की यहां पर इसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसी तरीके से रामगंगा नहर से बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर में सिंचाई की जाती है। सरयू नहर के माध्यम से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है। गुरसहाय एवं मंदर नहरों के माध्यम से यहां पर गुरसहाय एवं मंदर नहरों का जो उद्गम स्थल है वो माता टीला बांध है। माता टीला बांध से यहां पर ये जो नहरें हैं निकाली गई हैं, कौन सी? गुरसहाय और मंदर नहरें। इसी तरीके से सपरार नहर के द्वारा झांसी और हमीरपुर जिले की यहां पर सिंचाई की जाती है और धसान नहर से हमीरपुर जिले में यहां पर सिंचाई की जाती है। एक और है यहां पे अर्जुन नहर, जो कि अर्जुन नदी पर इसे बनाया गया है और इस परियोजना के माध्यम से यहां पर उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और हमीरपुर जिलों में यहां पर अर्जुन नहर परियोजना के माध्यम से यहां पर सिंचाई इन 3 जिलों में संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसमें और देखिए, यहां पे बेलन नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, नगा बांध के नहरों के द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में, केन नहर के माध्यम से बांदा जिले में, गंडक नहर के माध्यम से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज जिलों में यहां पर सिंचाई की जाती है। तो काफी सारी नहरें हैं, काफी सारी सिंचाई की जो व्यवस्था है यूपी में देखा जाए तो एक बड़ा एरिया है, मैदानी भाग है, नदियों से संपन्न है और सिंचित पानी यहां पर भी, भूमिगत जल भी यहां पर अच्छा है और इस कारण से देखा जाए तो काफी सारे नहरें, कुएं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था, उपलब्धता देखी जाती है। अब यहां पर ये तो हो गया नहरों से रिलेटेड, साथ ही यहां पर कुछ कुंड, बैराज या कह सकते हैं आपको एक तरीके से बांध बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से इन नहरों को एक लगातार पानी मिल सके। ऐसे ही कुछ बैराज, जैसे कि एक है गोकुल बैराज जो मथुरा में बनाया गया है, गंगा जल बैराज, लवकुश बैराज और आगरा बैराज परियोजनाएं के माध्यम से यहाँ पर पेयजल परियोजनाएं हैं, घर घर तक पानी की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए। इसी से संबंधित यहाँ पे कई सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं, जिसका उद्देश्य न सिर्फ यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था करना होता है बल्कि उसके साथ साथ विद्युत उत्पादन और सिंचाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, लेकिन उससे पहले कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे विश्व में इटावा एक ऐसा क्षेत्र है, इटावा में एक गांव है, गांव का नाम आपको ध्यान रखिएगा, बिठोली गांव। ठीक है, बिठोली गांव में पंचनद स्थल है। पंचनद अर्थात कि 5 नदियों का स्थल, विश्व में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पे 5 नदियां आपस में मिलती हैं। ये पड़ता है आपका इटावा में,
इटावा में एक गांव है बिठोली, और वहां पे उसे बोला जाता है, जहां पे नदियों का संगम होता है उसे बोला जाता है पंचनद। जैसे कि प्रयागराज में आपने सुना होगा त्रिवेणी, त्रिवेणी जो होता है 3 नदियों का संगम है आपका, गंगा, यमुना, सरस्वती। उसी तरीके से इटावा में 5 नदियों का संगम है जिसे हम पंचनद कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइटेड ये कम रहता है, और इसकी जानकारी भी थोड़ा सा यहाँ पे, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि त्रिवेणी या प्रयागराज को जितना यहाँ पे धार्मिक स्तर पे, सांस्कृतिक तौर पे मान्यता प्राप्त है और वैश्विक यहाँ पर उसको जानकारी है, या मेले के तौर पर भी हम आयोजित करते हैं, उतना इसे हमें प्राथमिकता यहाँ पर इसे नहीं दी गई है। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान रखिएगा कौन सी ये 5 नदियां हैं। ये पंचनद स्थल, ये तो आपको पता चल गया इटावा में है। नदियां कौन सी हैं? ये 5 नदियां जो आपस में यहाँ पर मिलती हैं, नदियों के नाम हैं यमुना, चंबल, सिंधु, क्वारी, पाहुज। ठीक है, यमुना, चंबल, सिंधु, क्वारी, पाहुज, ये 5 नदियां हैं जो कि आपस में मिलती हैं इटावा में, बिठोली गांव में। और एक यहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पे एक फेस्टिवल्स का भी आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, जहां पर राजस्थान, एमपी और यूपी के काफी सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर इस क्षेत्र में जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमने सिंचाई व्यवस्था को देख लिया, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से हमें प्रोवाइड होती है, कौन कौन से माध्यम हैं, कहां कहां ये संयंत्र स्थापित हैं, किसके द्वारा ये निर्मित किए गए हैं, कितने मेगावाट के हैं, इत्यादि चीजें। तो सबसे पहले 31 जनवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश की विद्युत संस्थापित जो क्षमता है वो 29,337.60 मेगावाट की है। ठीक है, लेटेस्ट जो अपडेट है हमारे पास, कितनी है विद्युत उत्पादन क्षमता? 29,337.60 मेगावाट की। अब इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत जो तापीय ऊर्जा है 24,562.14 मेगावाट, परमाणु ऊर्जा है 440 मेगावाट, जल विद्युत ऊर्जा है 501.60 मेगावाट, और नवीनीकरणीय ऊर्जा है आपकी 3,833.86 मेगावाट। तो यहाँ पे जो टोटल आपकी विद्युत है उसमें भी आपको देखा जाए तो कुछ थर्मल पावर है, कुछ सौर ऊर्जा से रिलेटेड है या नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, कुछ आपका विद्युत ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब चलिए बात करते हैं इसमें से जो तापीय ऊर्जा है उसके भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, तापीय ऊर्जा के अंतर्गत कोयला आधारित जो संयंत्र हैं उसके माध्यम से 23,069 मेगावाट, और गैस आधारित संयंत्रों से यहां पर आपको 1,000 लगभग आपका मेगावाट का उत्पादन आपको गैस आधारित संयंत्रों के माध्यम से हम करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर कोयला और गैस दोनों को मिलाकर आपको थर्मल एनर्जी यहां पर क्रिएट की जाती है। अब इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा कौन कौन से ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए, इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। तो एनटीपीसी ने कौन कौन से संयंत्र स्थापित किए और कहां कहां लगाए हैं? तो देखिए यहां पे सिंगरौली में है सोनभद्र, रिहंद, सोनभद्र, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार, रायबरेली, टांडा, अंबेडकर नगर, औरैया जो है एक गैस आधारित है। ये सारे जो संयंत्र हैं वो एनटीपीसी ने यहां पर लगा रखे हैं। इसमें से जो फैक्ट है, जैसे कि औरैया जो में इन्होंने अपना ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया है वो गैस आधारित है। और एक और इसमें ध्यान रखिएगा जिसमें आपका दादरी जो है वो कोयला और गैस दोनों आधारित है। ठीक है, दादरी जो ताप विद्युत आपका संयंत्र है वो गैस और कोयला दोनों आधारित है। औरैया ताप विद्युत जो संयंत्र है वो सिर्फ गैस आधारित है, और बाकी के जो हैं वो आपके कोयला आधारित है। इसी तरीके से मेजा ताप विद्युत संयंत्र प्रयागराज में जो स्थित है ये एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा यहां पर संयुक्त रूप से इसे बनाया गया है। साथ ही यूपीआरवीयूएनएल अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा यहां पर एक संयंत्र जो स्थापित किए गए हैं यूपी में, वो कौन कौन से हैं? तो इनके द्वारा देखिए एक स्थापित किया गया अनपरा सोनभद्र में, ओबरा सोनभद्र में, हरदुआगंज अलीगढ़ में, जवाहरपुर एटा में, पनकी कानपुर में, पारीक्षा झांसी में। ये सारे जो होते हैं ये आपके उत्तर प्रदेश ताप विद्युत संयंत्र कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे इसे स्थापित किया गया है ताप विद्युत। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि कुछ आपके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी बनाए गए हैं, कुछ हैं जो संयुक्त उपक्रम के रूप में लगाए गए हैं। तो ये कौन कौन से संयंत्र हैं? तो
तो एक इसमें से ध्यान रखिएगा, एक का नाम है कानपुर स्थित आपका एक निर्माणाधीन घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र, जो कि उत्तर प्रदेश आपके विद्युत संयंत्र कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और दूसरा जो है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की एक संयुक्त परियोजना है। इसी तरीके से 12 ताप विद्युत जो संयंत्र है प्रयागराज में, ये पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित एक निजी ताप विद्युत संयंत्र है। एक निजी ताप विद्युत संयंत्र भी यहां पर लगाया गया है, कौन सा, प्रयागराज में है, नाम है इसका 12 ताप विद्युत संयंत्र। इसके अलावा ओबरा ताप विद्युत संयंत्र रूस के सहयोग से 1967 में यहां पर प्रारंभ किया गया। यूपी में सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं आपकी उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, सॉरी अलीगढ़ में पड़ता है, और घोसी जो कि मऊ में पड़ता है, यहां पर लगाए गए हैं। कुछ और चीजें हैं जो कि जरूरी हो जाती हैं थोड़ा सा ध्यान रखने वाली, कि इस समय देखा जाए तो ऊर्जा उत्पादन के लिए यहां पे सौर ऊर्जा को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। और सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से यूपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें से एनटीपीसी के द्वारा प्रदेश में सौर आधारित प्रवर्तित कुछ परियोजनाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी चलाई जा रही हैं फिलहाल, तो एक है बिल्हौर कानपुर में जो 140 मेगावाट की है, दूसरा दादरी में इन्होंने लगाया है 5 मेगावाट की है, एक ऊंचाहार में है 10 मेगावाट की, एक सिंगरौली में है 15 मेगावाट की, और एक औरैया में है 8 मेगावाट की। इसके अतिरिक्त इतनी ही नहीं, आगे चल के कुछ और भी यहाँ पे निर्माणाधीन है और बड़ी परियोजना यहाँ पर हैं, जैसे कि एनटीपीसी की जो सौर आधारित निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनकी क्षमता क्या है, तो बिल्हौर में ये 85 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजना पे काम कर रहे हैं, औरैया में 12 मेगावाट, रिहंद में 20 मेगावाट की आपकी कुछ सौर ऊर्जा स्थापित परियोजनाएं यहां पर इनके द्वारा निर्माणाधीन है। एक और फैक्ट यहां पर है, एनटीपीसी की सिंगरौली में 8 मेगावाट की एक लघु जल विद्युत परियोजना भी है। ये सिर्फ थर्मल भी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो सौर ऊर्जा, थर्मल, गैस और साथ ही साथ जल विद्युत ऊर्जा आधारित संयंत्र भी एनटीपीसी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो ये कहां पे है इनका, एनटीपीसी की सिंगरौली में 8 मेगावाट की एक लघु जल विद्युत परियोजना भी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु जो संयंत्र है वो आपका नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है। इसमें 220 मेगावाट के क्षमता के 2 रिएक्टर वर्तमान समय में कार्यरत हैं, और नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई जो है 1 जनवरी 1992 से, द्वितीय इकाई 1 जुलाई 1992 से ये कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। चलिए, ये तो हो गए आपके एनटीपीसी और राज्य विद्युत निगम के द्वारा कहां कहां कौन कौन से संयंत्र लगाए गए, कैसे यहाँ पे इनका कैसे संबंध है, कितने मेगावाट इत्यादि के हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं और कहां कहां ये स्थापित हैं और किस नदी पर बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए परियोजनाओं के नाम हैं, यहाँ पे आपके नदियों के नाम हैं, और जहां स्थापित है उन स्थलों के नाम हैं। सबसे पहले है इसमें खारा परियोजना, यह आपकी असन नदी पे बनाया गया है सहारनपुर में। दूसरी जल विद्युत परियोजना का नाम है माता टीला, और इसे बेतवा नदी पे बनाया गया है जो कि ललितपुर में स्थित है। तीसरा है निर्गजनी या चित्रौरा, ये आपको गंगा नदी पे है मुजफ्फरनगर, और ऊपरी गंगा नहर जो है वहां पे इसको निर्मित किया गया है। इसके अलावा सलबा भोला, ये भी आपको गंगा, जो ऊपरी गंगा नहर है उसी पे यहाँ पे इसे भी निर्मित किया गया है जो कि मेरठ में है। ओबरा जो है जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे बनाया गया है, सोनभद्र में स्थित है। राजघाट जल विद्युत परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, ललितपुर में स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे सोनभद्र में बनाया गया है। बेलका या बाबैल परियोजना जो होती है यमुना नदी पे बनाया गया है, सहारनपुर में पूर्वी यमुना नहर के पास। और शीतला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी में झांसी में बनाया गया है। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं, चाहे वो ताप विद्युत हो, गैस आधारित हो, जल विद्युत हो, या सौर ऊर्जा हो, या परमाणु ऊर्जा हो, हमने सभी प्रकार के जल विद्युत परियोजना, सभी प्रकार की विद्युत परियोजनाओं को यहाँ पर आपको देख लिया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। देखिए, बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिसकी ऐसी कोई परियोजना जिसके एक से अधिक उद्देश्य हैं। और बहुउद्देश्य के अंतर्गत यहां पर देखिए, एक उद्देश्य हो गया कि चलिए नहरें बनाई किस लिए जा रही हैं, तो पहला काम है कि हम सिंचाई के लिए उपलब्ध कराएंगे।
दूसरा काम है नहरें बना रहे हैं तो भाई बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। और तीसरा काम यह है कि आसपास के क्षेत्रों को हम पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। तो जब ये सारी सुविधाएं आपको बांध के माध्यम से, एक बांध बना लेने से आपको मिल जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अब चलिए आइए देखते हैं यहां पर यूपी में ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कार्यरत हैं। यहां पर देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, जिसे रिहंद बांध परियोजना भी आप कहते हैं, ये पिपरी सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। दूसरी यहां पर है कन्हार बांध दुधी, जो कन्हार नदी पर स्थित है सोनभद्र में। इसके अलावा यहां पर बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। चौथी परियोजना है गंडक परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। रामगंगा परियोजना, जो कि बिजनौर में है और उत्तर प्रदेश, बिहार और बिजनौर में उत्तर प्रदेश के निकट उत्तराखंड के पास यहां पर स्थित है। इसके अलावा रामगंगा काठी बांध, जो कि बिजनौर में है, दोनों रामगंगा नदियों पर है। दो यहां पे परियोजनाएं देखिए रामगंगा नदी पर है, एक तो रामगंगा परियोजना है, दूसरी यहां पे काठी बांध परियोजना, दोनों ही आपकी रामगंगा नदी पर बनाई गई हैं। इसके अलावा गंडक परियोजना को के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिलों को यहां पर लाभ प्राप्त है या सिंचित यहां पर या सिंचाई कर रहे हैं, तो 4 जिले इसके अंतर्गत, या गंडक परियोजना के माध्यम से यूपी के 4 जिले यहां पे प्रभावित हैं या कह सकते हैं कि उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। कौन कौन से हैं, तो महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया है। इसी तरीके से एक बांध है आपका मुशाखंड बांध, जो कि चंदौली में है और कर्मनाशा नदी पर इसे बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। तो इनको ध्यान रखना है कौन कौन सी संयुक्त परियोजना है। एक से ज्यादा जहां पर है, जैसे यूपी बिहार का संयुक्त परियोजना है, यूपी बिहार हो गया आपका, या फिर यूके हो गया, मतलब कि उत्तराखंड आपका, यूपी हो गया, नेपाल हो गए, जहां पे संयुक्त परियोजना है। कई बार ये इंपॉर्टेंस हो सकती है, इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अर्जुन बांध महोबा में स्थित है, अर्जुन नदी पे बनाया गया है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे बनाया गया है। और पथराई बांध पथराई व सुखनाई नदी पर स्थित है, जो झांसी में स्थित है। इसके अलावा ओरछा बांध परियोजना ललितपुर जिले में स्थित है। और गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित मथुरा जिले में है, जिसके माध्यम से आपको पेयजल के लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो चाहे पेयजल होगा, सिंचाई होगी, या फिर आपको जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यही आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो यूपी में आपको स्थित हैं। इसके अलावा अब यहां पे एक चीज, यहां पे फैक्ट आपको कुछ है जो ध्यान रखने वाली चीज है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित रिहंद बांध पर राज्य का पहला व देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ एक सौर बिजली घर बनाया जा रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा, देश का, राज्य का भी यहां पे सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर विद्युत आपका जो संयंत्र है या लगाया जा रहा है आपको, वो कहां पे ये लगाया जा रहा है, सोनभद्र जिले में रिहंद बांध पर राज्य का पहला और देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर बिजली घर। यहां पे देखा जाए तो ये 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। 2020-21 तक यहां पे इसे संचालित करने की योजना है। दूसरा एक फैक्ट यहां पे ध्यान रखिएगा कि रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए 11 जनवरी 2019 को 5 राज्य और दिल्ली को मिलाकर 6 यहां पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कौन से परियोजना पे? रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना पे 6 राज्य, जिसमें यूपी भी आपका सम्मिलित है। तो कौन कौन से अन्य राज्य हैं, उनका नाम यहां पे ध्यान रखना है आपको। देखिए यहां पे है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर इसे बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 148 मीटर ऊंच रॉकफील्ड बांध का निर्माण किया जाएगा और निर्माण करेगा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे यहां पर निर्मित किया जाएगा। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित आपकी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हमने देख ली, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हमने देख ली। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि कई सारी ऐसी नदियां हैं जो कि 2 राज्यों, 2 देशों या फिर 2 जिलों के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। ऐसी ही यूपी से रिलेटेड ऐसी नदियां जो कि जिलों के बीच या फिर 2 राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण कर रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है यहां पे यमुना नदी। यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। घाघरा नदी बहराइच और लखीमपुर खीरी जिले की सीमा का निर्धारण करती है। शारदा नदी
पीलीभीत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। पीलीभीत यूपी का एक जिला है, तो उत्तर प्रदेश नेपाल के आप कह सकते हैं। और चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का यहाँ पे निर्धारण करती है। तो यहाँ पे ये 4 नदियां हैं जो कि यूपी से रिलेट करती हैं, कहीं ना कहीं सीमा का निर्धारण करते हुए आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपातों की। कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो पहला है इसमें विंध्यम जलप्रपात जो कि मिर्जापुर में पड़ता है। राजदारी जलप्रपात चंदौली में पड़ता है। देवदारी जलप्रपात, टांडा फॉल जलप्रपात और कुशेहरा जलप्रपात मिर्जापुर पड़ते हैं। तो यहां पर मिर्जापुर में और आपके चंदौली में, यूपी में कुछ आपके जलप्रपातों की स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जलप्रपात आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक फैक्ट है जो कि हाल ही में करंट के तौर पर भी डेवलप हुआ है। आपने अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में सुना होगा। तो वहां पर अंतर्देशीय जलमार्ग के तौर पर यूपी की घाघरा नदी पर एक ऐसे ही जलमार्ग को लेकर यहां पर कार्य प्रारंभ किया गया है। क्या है तो इसको समझ लेते हैं। सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में देश में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी एवं घाघरा नदी के संगम पर मासी घाट के बाद फैजाबाद अयोध्या तक घाघरा नदी के 354 किलोमीटर हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 के तौर पर यहां पर डेवलप किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद इसे सागरमाला परियोजना के तहत 9 अक्टूबर 2018 को बस्ती में इसके लिए आधारशिला रखी गई है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 के तहत इस जलमार्ग पे 5 प्रमुख टर्मिनल बनाए जाएंगे जो कि अयोध्या, हमीरपुर, दोहरी घाट, तुर्तीपाट और मासी घाट पर स्थापित किए जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, यूपी में ऑलरेडी यहां पर नेशनल हाईवे वाटरवेज आपका 1 है जो कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच चलता है। और इसके अलावा यहाँ पे नेशनल वाटरवेज 40 भी यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा जो कि घाघरा नदी पे बनाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं यूपी में कौन सी प्रमुख झीलें हैं और किस स्थल पे यहां पर ये स्थित हैं। पहला इसमें कीठम जो सुर सरोवर भी हम इसे कहते हैं, आगरा में स्थित है। दूसरा है गौर झील रामपुर में, बरुआ सागर झील झांसी में, कुंद्रा समुंदर झील उन्नाव में, मदन सागर झील महोबा में, सुरहा ताल बलिया में, करेला झील लखनऊ में, राधा कुंड झील मथुरा में, बलहापारा झील कानपुर में, औंधी ताल वाराणसी में, नोह झील मथुरा में, शेखा झील अलीगढ़ में। इसी तरीके से बड़ा ताल जिसे गोखुर भी हम कहते हैं शाहजहांपुर में स्थित है। टांडादारी या दरार गर्त मिर्जापुर में स्थित है। भरतपुर झील रायबरेली में पड़ती है। राजा का बांध सुल्तानपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। फुलहार झील पीलीभीत में है। मुराय ताल फतेहपुर, मोती झील कानपुर शहर, चित्तौरा झील बहराइच और दरवन झील जो होती है आपकी फैजाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें, ताल, कुंड इत्यादि जो भी यहां पर हैं वो हमने देख लिया। चलिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के पशुपालन और दुग्ध विकास को लेकर। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पशुधन की संख्या के स्थान पे गोवंशी, महिषवंशी या बकरियों, अंडा, मछली, मांस उत्पादन के दृष्टिकोण से यूपी का कौन सा स्थान है, कितना उत्पादन होता है, ये सारी चीजें आपके प्रश्न के रूप में बनती हैं। तो यहां पर हम उन्हीं टॉपिक्स को इसके अंतर्गत देखने वाले हैं जो कि आपके प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल पशुओं की संख्या के लिहाज से करीब 68 मिलियन यहां पे पशु हैं जो देश में प्रथम स्थान पे हैं। कुल गोवंशी पशुओं की संख्या 19 मिलियन है और इस मामले में वो पश्चिम बंगाल के बाद देश में दूसरे स्थान पे हैं। महिषवंशियों अर्थात बफेलोस के पशुओं की कुल जो जनसंख्या है यहां पर यूपी में वो करीब 33 मिलियन है और इस मामले में यूपी का देश में पहला स्थान है। बकरियों की कुल संख्या जो है यहां पे 14.5 मिलियन है जो कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद यूपी तीसरे स्थान पर आता है। इसी तरीके से भेड़ों की संख्या यहां 1 मिलियन और सूकरों की संख्या यहां पर 0.41 मिलियन यहां पर है। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है और देखा जाए तो ये भारत में करीब 16.26% अपना योगदान दुग्ध उत्पादन में देते हैं। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में दुग्ध उपलब्धता करीब 371 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, जबकि पूरे भारत का जो औसत है वो 394 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश 2019-20 का जो डेटा कहता है उसके हिसाब से 310 करोड़ अंडों का उत्पादन,
1,20 हजार मीट्रिक टन मांस का उत्पादन और 1,316 हजार किग्रा ऊन का उत्पादन किया गया। मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान आता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वो शाहीवाल है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय गिर गाय है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय होल्स्टीन फ्रीजियन है। इसी तरीके से दूध की रानी जो होती है सानेन बकरी को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ये दूध देती हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के रोग निदान तथा बीमारियों की खोज हेतु एक केंद्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में निदेशालय स्तर पर स्थापित किया गया है। साथ ही 10 मंडलीय प्रयोगशालाएं मंडल स्तर पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा एवं रोगों को रोकथाम हेतु निरंतर सेवाएं देने के लिए 2200 पशु चिकित्सालय, 268 डी श्रेणी की औषधालय, 2575 पशु सेवा केंद्र, 29 सचल पशु चिकित्सालय के माध्यम से यहां पर उपलब्ध कराई जाए। तो पशुओं की देखभाल के लिए यूपी में काफी सारी यहां पे फैसिलिटीज जो हैं वो डेवलप की गई हैं। इसी तरीके से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर कई प्रयास किए गए। जैसे कि 1937 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ की यहां पर स्थापना लखनऊ में की गई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपकी जो ऑपरेशन फ्लड परियोजना जो होती है वो 3 चरणों में संचालित की गई, जिसमें पहला चरण 1970-71 में इसमें सिर्फ यूपी के 8 जिलों को सम्मिलित किया गया। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड को विस्तार किया गया और इसके द्वितीय चरण में यहाँ पर 1981 से 85 था ऑपरेशन फ्लड। तृतीय चरण में 1985 से 1996 तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 30 दुग्ध संघों को स्थापित करके यहाँ पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया गया। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास से संबंधित टॉपिक्स। अगला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका खनिज। यूपी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किन जिलों में पाए जाते हैं और इन खनिज का उपयोग किस रूप में किया जाता है, इसको लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपके खनिज संसाधन हैं उनके बारे में यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए, ये जो हम पूरा डाटा देखने जा रहे हैं उसका जो रिसोर्स है मार्च 2021 में जारी इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का करीब 78% एंडालुसाइट जो कि खनिज है, 37% डायस्पोर, 17% सिलिमेनाइट और 10% पायरोफाइलाइट यहां पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जो है पायरोफाइलाइट और डायस्पोर में अग्रणी जिला है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में, डोलोमाइट का प्रयोग इस्पात और लौह उद्योग में, रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। इसी तरीके से सिंगरौली में कोयले के कुल भंडार क्षेत्र 10 से 22 मीटर मोटी परत में 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की 2 पट्टियों में विस्तारित हैं और इसका जो कुल भंडार है वो 1061.80 मीट्रिक टन यहां पर आंका गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य जो बालू है वो गंगा यमुना नदियों के कह सकते हैं से प्राप्त होता है और इसका कुल जो सुरक्षित भंडार है यूपी में वो करीब 14 करोड़ टन आंका गया है। इसी तरीके से मैग्नेसाइट का उपयोग सहताप ईंटों के निर्माण में, पायरोफाइलाइट का उपयोग सहताप एवं सिरेमिक उपयोग में, टेल्क खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, टेक्सटाइल, वस्त्र निर्माण उद्योग इत्यादि में किया जाता है। तांबे को लेकर एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, तांबा मुख्यतः जो होता है आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इस तरीके से यहां पर हमने देखा उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख आपके में पाए जाने वाले खनिजों के दृष्टिकोण से उनका उपयोग। अब यहां पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को खनिज जिले के रूप में घोषित किया गया है, जिसका कारण यहाँ यह है कि वहां पर काफी सारे जो खनिज हैं, एक से अधिक जो खनिज के प्रकार हैं और उनकी मात्रा जो होते हैं अच्छी खासी रूप में वहां पर आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे जिले हैं और वहां पर किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है झांसी। झांसी में जो खनिज पाया जाता है उसमें कांच बालू, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर, पोटास लवण, सेल खड़ी और एस्बेस्टस तथा जिप्सम यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख आपके खनिज हैं। दूसरा जिला है महोबा। महोबा में डायस्पोर और पायरोफाइलाइट यहाँ पे खनिज पाया जाता है। ललितपुर में तांबा, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर जैसे खनिज आपको मिल जाएंगे।
इसके अतिरिक्त हमीरपुर में पायरोफाइलेट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर और सिल खड़ी का उत्पादन होता है। बांदा में हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, बेस मेटल्स, रॉक फॉस्फेट, मैग्नेसाइट और कांच, यहां पर आपको कांच बालू आपको इस क्षेत्र में मिल जाती है। अच्छी खासी मात्रा में इसका उत्पादन यहां पर आपको मिलेगा। चित्रकूट में यहां पर देखा जाए तो कांच बालू सिर्फ मिलती है, वहीं प्रयागराज में कांच बालू और पोटाश लवण का उत्पादन होता है। तो मिर्जापुर में एंडालुसाइट, पाइराइट्स, सैंडस्टोन, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले, डोलोमाइट का उत्पादन होता है। वाराणसी में दो प्रकार के उत्पाद आपको खनिज मिल जाएंगे, एक है मैग्नेसाइट, दूसरा है बॉक्साइट। तो यहां पर ये सारे जो जिले हैं, यहां पर किसी न किसी प्रकार के आपके खनिज तत्वों की यहां पे उपलब्धता मिलती है। इसी तरीके से चंदौली को देखिए तो यहां पे बॉक्साइट, कांच बालू, पोटाश लवण की प्राप्ति हो रही है। तो सोनभद्र में डोलोमाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला का उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। तो एक तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको झांसी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो खनिज हैं वो आपको किन जिलों में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि डायोस्पोर नामक जो खनिज है यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन वो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक तरीका तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया जिले का नाम और उस जिले में कौन कौन से आपके खनिज पाए गए। अब दूसरा इसी को उल्टा करके पढ़ते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे खनिज और उस खनिज को किन किन जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरफ यहां पे खनिज के नाम दिए हुए, दूसरी तरफ उसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम हैं। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर यूपी में एक क्षेत्र है गुरचा, कनाच, बापुरी, ठीक है, बापुहारी, ये मिर्जापुर में पड़ता है, यहां पर पाया जाता है। साथ ही घुरमा, भलुआ, बिल्ली, कजराहट, सोनभद्र। तो चूना पत्थर अगर जिले हैं तो दो जिले नाम ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर और सोनभद्र में। कोयला जो होता है यूपी के सोनभद्र या सिंगरौली हम कह सकते हैं, सिंगरौली में मूल रूप से पाया जाता है। जिला अगर पूछा जाए तो सोनभद्र में पाया जाता है। इसके बाद डोलोमाइट है, ये आपका सोनभद्र और आपका बांदा में यहां पर आपको पाया जाता है। और इसके बाद बॉक्साइट जो है ये आपको बांदा, वाराणसी, ललितपुर में पाया जाता है। तो यहां पर देखिए इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। एक तरफ आपको सिर्फ पर्टिकुलर आपको जो खनिज है वो पूछ लिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो जिले हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे पाइराइट है, पाइराइट यहां पर सिर्फ एक ही जिला दिया हुआ है, वो है सोनभद्र। सोनभद्र का नाम ध्यान रखिएगा, मोस्टली जितने भी प्रकार के खनिज है, मोस्टली यहां पे सारे तो नहीं है लेकिन मोस्टली काफी सारे जो खनिज है वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा कांच बालू जो है ये प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट में है। पोटाश लवण भी देखिए तो प्रयागराज, चंदौली, झांसी, बांदा, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। एंडालुसाइट की बात करें तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाई जाती है। सेल खड़ी भी देखा जाए तो हमीरपुर और झांसी जिले में पाई जाती है। पायरोफाइलाइट आपको झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर जिले में आपको मिल जाएगी। रॉक फॉस्फेट्स आपको सिर्फ ललितपुर में मिलेगी। वहीं फायर क्ले आपको बांसी, मकरी, खो का जो क्षेत्र है मिर्जापुर में, और दूसरा यहाँ पे सोनभद्र का जिला है। तो फायर क्ले आपको मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको इसका उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त ललितपुर में भी आपको सोना जो होता है वो शारदा, रामगंगा के रेत में, परसोई क्षेत्र, चकोरिया सोनभद्र में, बेखार आपको ललितपुर में, सोने के आपके कह सकते हैं थोड़ी बहुत जो मात्रा है वो आपको मिलती है। हीरा जो है बांदा और मिर्जापुर में मिलता है और तांबा जो होता है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र से उत्पादित होता है। यूरेनियम एकमात्र जो जिला है वो ललितपुर से उत्पादित होता है। तो वहीं संगमरमर जो है वो मिर्जापुर और सोनभद्र नामक जिले से उत्पादित होते हैं। एस्बेस्टस आपका मिर्जापुर, झांसी में मिल जाएगा। वहीं जिप्सम आपका झांसी और हमीरपुर में यहां पर जिप्सम का उत्पादन होता है। सैंडस्टोन आपका मिर्जापुर में मिलता है। तो डायस्पोर जो होता है झांसी, महोबा और सोनभद्र में ललितपुर में उत्पादित हो रहा है। ग्रेनाइट भी आपको यूपी के कुछ जिलों में मिल जाता है, जिसमें से बांदा, झांसी, हमीरपुर और ललितपुर यहां पर आपको प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। लौह अयस्क ललितपुर में, कैल्साइट मिर्जापुर में, चाइना क्ले सोनभद्र, बांदा में, फेल्सपार झांसी में, गेरू बांदा में और सिलिमेनाइट जो होता है सोनभद्र में पाए जाने वाले आपके प्रमुख खनिज हैं। तो दोनों तरीके के प्रश्न जो भी आपसे बन सकते हैं, जिस भी तरीके से पूछे, आपको तैयार रहना होगा, आपको पता होना चाहिए आप इन दोनों को कैसे भी याद करें। ठीक है, चाहे तो आप एक तरफ, मैंने दोनों ही फॉर्मेट आपको दिखा दिए, या तो आप एक तरफ खनिज का नाम रखिए और जिले याद करिए, या फिर जिले रखिए और उसमें पाए जाने वाले खनिज।
क्वेश्चन कुछ किसी भी तरीके से पूछेगा, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में इस तरह के प्रश्न कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं और काफी सारे आंसर गलत भी हो जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपको खनिज के बारे में। दूसरा, यहाँ पे खनिज के साथ साथ कुछ उप खनिज भी आपको पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर यूपी के कुछ जिलों में इनकी उपस्थिति भी है। जैसा सिलिका सैंड है, जो कि प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा और अलीगढ़ में पाया जाता है। ग्रेनाइट की खड्डा और गिट्टी प्रकार की जो तत्व हैं, ये आपके ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा मिल जाएंगे। डोलोस्टोन खड्डा गिट्टी जो है सोनभद्र में मिल जाएगा। सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खड्डा गिट्टी सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा मिल जाएगा। बालू, बजरी और बोल्डर का मिश्रित जो स्वरूप है वो सहारनपुर, बिजनौर में मिलता है। वहीं बालू और मोरम के प्रकार के जो उपखनिज है वो जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र में मिलता है। जबकि जो साधारण प्रकार की आपको बालू मिलती है वो हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी और जौनपुर जिले को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी यूपी के सभी जिलों में आपको साधारण बालू मिल जाती है। तो ये तो हमने यहाँ पर देखे उत्तर प्रदेश के आपके प्रमुख खनिज के बारे में जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया। कहां कहां पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो सारा हमने देख लिया। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। कौन कौन सी जनजातियां हैं, उनकी अपनी विशेषताएं क्या हैं, यूपी किस जिले में पाई जाती हैं, यही आपको मूल स्वरूप में एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां मूल रूप से पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या, ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर आपको जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। नाम ध्यान रखिएगा, जालौन और अयोध्या। दूसरा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो जनजातियां हैं उनमें का नाम कौन कौन सा है, तो गोंड है, बुक्सा है, थारू है, रांची है, जौनसारी, खरवार और माहीगीर, ये उत्तर प्रदेश की आपकी प्रमुख जनजातियां हैं। तो एक एक करके इन जनजातियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले गोंड समूह। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह जो है वो गोंड है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो किस जनजाति की है, तो वो है आपकी गोंड जनजाति की। इनकी जनसंख्या है करीब 5,69,035। इसके अलावा इस समूह में, गोंड समूह में कई आपकी उपजातियां पाई जाती हैं, जिसमें आपकी गोंड के अतिरिक्त धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, ये सारे आपके गोंड के समूह के अंतर्गत पाई जाने वाली उपजातियां हैं। अब ये किन किन जिलों में पाए जाते हैं, गोंड समूह यूपी के किन किन जिलों में पाया जाता है, तो नाम ध्यान रखिएगा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में आपको गोंड समूह की जनजातियां मिल जाती हैं। दूसरी इसमें जनजाति है थारू समूह। ठीक है, कौन सा, थारू समूह। ये गोरखपुर के तराई क्षेत्र में इनकी उपस्थिति है। किरात वंश से ये संबंधित हैं। इनकी जो शारीरिक संरचना अगर आप देखेंगे, शारीरिक संरचना देखने से आपको इनका अंदाजा आपको लग जाएगा, क्योंकि इनके कद जो होता है वो छोटा होता है, मुखाकृति जो होती है वो चौड़ी होती है और स्किन जो होती है वो पीले कलर की होती है। इनका जो मुख्य भोजन है वो से चावल है और ये दोपहर और शाम के भोजन को, यहाँ दोपहर के भोजन को मिझनी और शाम के भोजन को बेरी शब्द का ये प्रयोग करते हैं। इसके अलावा घरों का जो निर्माण ये करते हैं लकड़ी के लट्ठों इत्यादि के माध्यम से, लकड़ी का ज्यादा प्रयोग करते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा है, अर्थात अलग अलग नहीं है, एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार के रूप में यहाँ पर साथ में रहते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो यहाँ पे थारू जो जनजाति है, थारू जो समूह है, ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा थारू जनजाति को शिक्षित करने हेतु लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापना की जा रही है। इसके अलावा इनके द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख जो पर्व है इनका, उसका नाम है बजहर। बजहर ये इनके द्वारा, थारू समूह के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व। इसके अलावा थारू विकास परियोजना 1980 में प्रारंभ की गई थी, जिसके माध्यम से इस जनजाति के विकास को लेकर सरकार के द्वारा कार्य तब से किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट जनजाति देखते हैं। अगली है यहाँ पे जौनसारी समूह जनजाति। जौनसारी जो होती हैं ये बिक्सू, दियाई और पांचोई, यहां पर 3 प्रकार के ये उत्सव मनाते हैं। कौन कौन से हैं, नाम ध्यान रखिएगा, बिस्सू, दियाई और पांचोई, ये इनके
मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव हैं रासो, घुमसू, झेला और धी, घांडो, धुंडचा, जंगबाजी, आंडे कांडे, सराई, ये सभी इनकी आपकी प्रमुख उपजातियां हैं जो जौनसारी समूह से रिलेट करती हैं और ये सोनभद्र जिले में इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। तीसरा इसमें है बुक्सा या भोक्सा समूह। देखा जाए तो ये बिजनौर जिलों में इनकी अवस्थिति है और इनका संबंध जो है परवार राजघराने से माना जाता है। सामाजिक अस्थिरीकरण की स्थिति आपको इस समूह में देखने को मिल जाती है और साथ ही यहां पर देखा जाए तो बोलचाल के रूप में ये हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका जो प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि है और चामुंडा देवी की ये पूजा आपको करते हुए इनकी जो प्रथाएं अर्थात ये समूह जो है चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में यहां पर प्रारंभ की गई है। तो ये तो हो गया आपकी बुक्सा या भोक्सा जनजाति के बारे में। अगला यहां पर है माहीगीर। माहीगीर भी बिजनौर जिले में अवस्थित है जो कि इस्लाम धर्म के मानने वाले ये अनुयायी हैं और इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो मछली पकड़ना है। अगली जनजाति है इसमें खरवार जनजाति जो कि सोनभद्र के जिले में निवास करती है। इसकी कई उपजातियां हैं जिसमें आपको सूरजवंशी, खेरी, पतबंदी, दौलतबंदी, राउत, मंगती, माझाथाली, गोंजू, आर्मिया, ये प्रमुख खरवार जनजाति के अंतर्गत आने वाली प्रमुख उप प्रजातियां हैं। मूल निवास और इनका खरवार जनजाति का पलामू जिला जो कि झारखंड में पड़ता है वहां की रहने वाली है। ठीक है, तो खरवार जनजाति ये कहां की है? मूल निवास क्षेत्र इनका झारखंड है, पलामू क्षेत्र। इनका जो प्रमुख नृत्य है उसका नाम है कर्मा और जो देवता इनके द्वारा पूजे जाते हैं देवताओं के नाम हैं बथौस, वनसंती, दूल्हा देव, घमसान और गोरैया। इनके प्रमुख आपके देवता हैं जो कि ये पूजते हैं। चलिए अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जाते जाते देख लेते हैं जनजातियों से रिलेटेड। पहला है खरवार जो समूह है ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। वहीं सहरिया जनजाति ललितपुर में, पाखा, पनिका सोनभद्र एवं मिर्जापुर में, चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाने वाली ये कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं। इसके अलावा सोनभद्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो सबसे ज्यादा और कई प्रकार की जनजातियां आपको सोनभद्र में मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो सोनभद्र में पाए जाने वाले प्रमुख जो अनुसूचित जनजातियां हैं इसमें गोंड समूह, खरवार समूह, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, भगरिया, पटारी, चेरो, भुईचा, भुइया, ये सारी की सारी आपको जो जनजातियां हैं वो आपको सोनभद्र जिले में मिलती हैं। इसके अलावा खरवार समूह की उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो करीब 1,60,676 है और दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो खरवार समूह की है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाति समूह है वो थारू समूह है जिसकी जनसंख्या इस समय यूपी में 1,05,291 है। तो तीन जो सबसे बड़ी जनजातियां हैं वो ध्यान रखिएगा, एक आपका गोंड जनजाति है जो सबसे बड़ी है, उसके बाद खरवार है और तीसरे नंबर पे थारू जनजाति है जो यूपी में पाई जाती है। तो चलिए ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली आपकी प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड टॉपिक हमने कवर अप कर लिया। एट द लास्ट जाते जाते एक और चीज जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेट करती है और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाल फिलहाल में यूपी के से रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें कुछ एक्सप्रेसवेज को लेकर या फिर चाहे वो सड़क परियोजनाओं को लेकर या फिर जलमार्गों को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए यहां पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी परिवहन और संचार व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न बने हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें सड़क परिवहन के बारे में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब है आपकी 11,736.8 किलोमीटर। ये 2019 का डेटा है, बेस्ड है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो 17,756 है और दूसरे स्थान पे आपका यूपी है, तीसरे स्थान पे राजस्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है 17,000 प्लस है, यूपी दूसरे स्थान पे है जहां पे आपको 11,000 प्लस है और तीसरे स्थान पे आपका राजस्थान है जहां पे 10,000 से ज्यादा लंबी यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है
नेशनल हाईवे 90, जिसे हम ओल्ड टाइम पे हम इसे नेशनल हाईवे 2 कहते थे। ये दिल्ली से स्टार्ट होके मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए कोलकाता तक जाता है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा अनुरक्षित मार्गों की जो टोटल लंबाई है वो करीब 2,54,895 किलोमीटर आपकी टोटल अनुरक्षित मार्गों की लंबाई है, जो कि हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग यूपी के द्वारा यहां पे डेटा साझा किया गया है। अब इसमें से देखिए करीब 3,635 किलोमीटर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, 7,778 किलोमीटर NHAI हैं, 8,322 किलोमीटर राज्य राजमार्ग हैं, 2,53,35,160 किलोमीटर का आपके अन्य जिला मार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट रोडवेज के द्वारा सर्वप्रथम बसों का जो संचालन किया गया कहां से कहां के बीच किया गया, तो लखनऊ से आपको बाराबंकी के मध्य उत्तर प्रदेश में, यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपकी रोडवेज है उसके द्वारा जो पहली बार बस यहां पे संचालित की गई वो लखनऊ से बाराबंकी के मध्य संचालित की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया। राज्य सड़क परिवहन को 21 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। साथ ही एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है लखनऊ योजना, और इस योजना के तहत सड़कों के विकास को यहां पर प्राथमिकता दी गई। एक और डेटाबेस क्वेश्चन है, जैसे कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा यूपी के किस जिले में एक दूसरे को काटते हैं, तो झांसी में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गलियारा एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वो जिला है आपका झांसी, जो कि यूपी में पड़ता है। साथ ही उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले जो प्रमुख नेशनल हाईवेज हैं उनका नाम यहाँ पे नंबर कौन कौन से हैं, तो नेशनल हाईवे 19, 44, 35, 21, 9, 27, 30, 28, 31, 731, 34, 330, 509, 9, 335, 128 ये प्रमुख आपके नेशनल हाईवेज हैं जो कि आपके यूपी से गुजरते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। ये देखिए आपको इसके 6 नोट्स हैं जो कि बनाए जाएंगे लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट में, और 50,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से यहां पे रक्षा उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज के मध्य 594 किलोमीटर लंबा, संभवतः इसे यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे है जो कि यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज को यहां पर जोड़ेगा। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में रोजगार, पर्यटन और उद्योग यहां पर विकसित होंगे। यह 36,000 करोड़ की परियोजना है जिसके लिए 6,556 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित किया गया है। दूसरा एक्सप्रेसवे है जिसे हम कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह आपका 341 किलोमीटर 6 लेन की एक्सप्रेसवे है और ये लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर तक यहां पर जाएगा। तीसरा एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे। इसे हम ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, जो कि 165.537 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन की सड़क है और इसे 8 लेन का बनाया भी जाएगा। यह ग्रेटर नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट होकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिले को आपस में जोड़ता है और जेपी समूह के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसकी लागत करीब 12,839 करोड़ रुपए आई। इसके अलावा अगला यहां पे एक्सप्रेसवे है जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के नाम से हम जानते हैं। ये भी 6 लेन का है और 310 किलोमीटर लंबा है। ये आगरा से स्टार्ट होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, डावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ को आपस में जोड़ देता है। इसके बाद एक और एक्सप्रेसवे हाल फिलहाल में यहाँ पे निर्माणाधीन यहाँ पर आधारशिला इसकी रखी गई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 27 फरवरी 2020 को यहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया, जो 296.07 किलोमीटर यहाँ पर लंबा आपका ये एक्सप्रेसवे है। 6 लेन का, अभी फिलहाल ये 4 लेन का है लेकिन इसे 6 लेन भी बनाया जाएगा। इसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आने वाली है और इसे यूपीडा के द्वारा यहाँ पे निर्मित किया जाएगा। जो जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे वो चित्रकूट, झांसी, प्रयागराज नेशनल हाईवे से होते हुए ये बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ देगा। तो एक बहुत लंबा जो एक्सप्रेसवे आपका है उन सभी को इंटरकनेक्ट करके ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा।
इसके अलावा एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये छोटा सा एक लिंक एक्सप्रेस है, 91 किलोमीटर लंबा है और ये 4 लेन का है, जिसे 6 लेन के बनाने के लिए यहाँ पर प्लानिंग भी है। इसे 5,876 करोड़ रुपए से यहाँ पर इसकी लागत है और यूपी के 4 जिले गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर से ये गुजरने वाला है। तो यहाँ पर यूपी से बेस्ड काफी सारे एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं और एक तरीके से जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश से और बुंदेलखंड के क्षेत्र को भी यहाँ पर विकसित करने का के लिए यहाँ पर इस तरीके के एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया भाई सड़क परियोजनाएं, लेकिन परिवहन सिर्फ सड़क परिवहन ही नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ रेलवे भी इसका एक बहुत ही अभिन्न अंग है। उसके साथ आपका जल परिवहन और वायु परिवहन भी आता है। तो एक एक करके इन तीनों के भी समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं रेल परिवहन के बारे में। प्रदेश में देश का सर्वाधिक जो रेल मार्ग है, ध्यान रखिएगा, प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग है। ठीक है, कहने का मतलब कि देश का सबसे ज्यादा जो रेल मार्ग गुजरता है वो यूपी से और इसकी टोटल यहाँ पे जो लंबाई करीब 91,000 किलोमीटर के एरिया यहाँ पर इस रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत आता है। और एक तरीके से अगर परसेंटेज वाइज आपको ध्यान रखना है तो भारतीय रेल नेटवर्क का करीब 14% यूपी में है। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य रेलवे का यहाँ पर आपका नेटवर्क के तहत संचालित होती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो गतिमान एक्सप्रेस है वो आगरा से दिल्ली के मध्य यहाँ पे संचालित की गई। वहीं पहली जो निजी रेलगाड़ी है वो भी आपको यूपी में तेजस एक्सप्रेस नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य चलाई गई। इसके अलावा प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर है और वहीं उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका प्रयागराज है। इसके अलावा केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय भी आपको प्रयागराज में ही बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि 9 रेल प्रभाग हैं यूपी में। डीजल इंजन बनाने का कारखाना आपका मडुआडीह वाराणसी में है। वहीं रेलवे कोच इंटीग्रल फैक्ट्री बनाने का कारखाना आपका रायबरेली में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यहाँ पर यार्ड है जो कि मुगलसराय है और विश्व का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपको रेलवे परिवहन से रिलेटेड वो आपने यहाँ देख लिए। जल परिवहन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट के एरियाज में ही है। एकमात्र जो अभी आपका डेवलप्ड है अंतर्देशीय जलमार्ग, क्योंकि समुद्र यूपी बेस्ड नहीं है और अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो भी अभी डेवलप नहीं है। एक जो डेवलप किया गया है उसके बारे में आप जानते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि प्रयागराज हल्दिया से 1620 किलोमीटर, देश का सबसे बड़ा या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये नेशनल हाईवे 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया के मध्य संचालित है। इसके अलावा वायु परिवहन की बात करें तो ये आपका थोड़ा सा डेवलप भी हुआ है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नागरिक उड्डयन देखा जाए तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण कहां पर है, ये आपका केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। सामरिक महत्व का वायु सेना का हवाई अड्डा आपके गोरखपुर में स्थित है। साथ ही राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज जो होता है आगरा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में कितने हैं तो यहां पर देखिए, एक है आपका चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपका जिसे हम जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं जो अभी निर्माणाधीन है वो भी उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे अयोध्या में जो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है उसे भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए प्रावधान निर्माणाधीन ये भी है। तो यहाँ पर आपके कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ आपके संचालित हैं। इसके अतिरिक्त यूपी में कई सारे एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल आपको बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली, BR अंबेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट और सैफई एयरपोर्ट में आपको एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल यहां पर विकसित किए गए हैं। साथ ही देखा जाए तो एक निजी हवाई अड्डा है जो कि म्योपुर सोनभद्र में स्थित है, इसे आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का पोर्ट है। वहीं बख्शी का तालाब लखनऊ का जो एयरपोर्ट है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है।
इसी तरीके से यूपी में करीब 12 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आपके हवाई अड्डे भी हैं, जिस कहाँ कहाँ हैं, किन किन राज्य जिलों में। तो देखिए यहाँ पे आपका अयोध्या हो गया, प्रयागराज, कानपुर में 3 हैं, आगरा, सहारनपुर, गाजियाबाद, ललितपुर, झांसी, गोरखपुर और बरेली में आपको प्रमुख हवाई अड्डे यहाँ पर स्थित हैं। तो काफी सारे हवाई अड्डे हैं जो कि डेवलप किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उड़ानों के लिए। तो ये हो गया आपके परिवहन के चारों आधार हमने देख लिए, जिसमें सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया और वायु परिवहन। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं संचार परिवहन। तो संचार परिवहन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, भारत में जो पिन कोड प्रणाली प्रारंभ की गई वो 1972 में। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी के मध्य संचालित की गई, एक ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य यहाँ पे संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है, लखनऊ में। तो ये हो गया आपकी भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक हमें स्टडी करने थे वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपकी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई है। ज्योग्राफी को टॉपिक को आप स्टडी करें, रिवीजन कर लें, डेटा काफ़ी सारे हैं, फैक्ट हैं और इनको आपके क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में पूछे जाने वाले काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे। कुछ टॉपिक आपके और रह जाते हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। जैसे आपका इकोनॉमिकल बेस्ड रह जाता है यूपी का, और थोड़ा बहुत जो एनवायरमेंटल पोर्शंस हैं वो हम देख लेंगे। तो तब तक आप अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं उन्हें अच्छे से स्टडी करते रहिए। रीजनिंग की भी क्लासेस आपकी अपलोड हैं, उनको देखते रहिएगा। और हिंदी की क्लासेस जो होती हैं वो आपको कल से प्रारंभ कर दी जाएंगी। आज यहाँ पे छठ पूजा के कारण से छुट्टी है, तो यहाँ पर बाकी के साथ में क्लासेस भी आपको कल से स्टार्ट हो जाएंगी। रिवीजन देखिए करते रहिए। रीजनिंग का जो क्लासेस हैं सिर्फ आपको रीजनिंग ही आती है, ठीक है, सिर्फ रीजनिंग ही आती है। उसके 10 से 15 क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं, तो उनको अगर आप प्रैक्टिस में करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करिए जितने भी समय बचा हुआ है, 20 दिन 25 दिन, तो प्रैक्टिस करके आप अपनी रीजनिंग को भी बेटर बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उनको देखते रहिए, स्टडी करते रहिए, और रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गुड। देखिए, योजनाओं को लेकर एक वीडियो आपको बनाया गया था, सरकार जितने भी योजनाएं हैं उनको लेकर प्रॉपर एक वीडियो बनाया गया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। वो यूट्यूब पर भी आपको उपलब्ध है, उसमें आपको एक बार सारी योजनाएं यहाँ पर अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाकी सारे वीडियोज़ को जो भी टॉपिक शेष रह गए हैं उनको लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।